सऊदी अरब ने रवा बरस हज करने वाले आज़मीन के लिए कोरोना वैक्सीन को लाजमी करार दिया है। सऊदी वजारत सेहत के हुकाम का कहना है कि रवा बरस हज करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए कोरोना वैक्सीन की शर्त को लाजमी करार दिया गया है और वैक्सीन के बगैर किसी को भी हज करने की इजाजत नहीं होगी। दूसरी जानिब सऊदी अरब के वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीकुर रब्बिया का कहना है कि रवा बरस हज के मौके पर जिम्मेदारियां अदा करने वाले हेल्थ वर्कर्स के लिए भी कोरोना वैक्सीन लाजमी होगी, क्योंकि उन्होंने लोगों को मक्का, मदीना और एंट्री पॉइंट्स पर तिबी सहूलियात फराहम करनी है। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्द अल अली का कहना है कि जिन लोगों ने कोरोना की मुकम्मल वैक्सीनेशन की होगी उनके लिए क्वारंटीन भी लाजमी नहीं होगा। हिंदुस्तान ने हज के ताल्लुक से सऊदी अरब के फैसले और ऐलान का खैर मकदम किया है। मरकजी हज कमेटी के CEO ने कहा कि सऊदी वज़ारत सेहत के बयान का वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी और हज कमेटी ने खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी हुकूमत तमाम आज़मीन हज को वैक्सीन देने को तैयार है। पॉजिटिव सिग्नल है कि ये जो उम्मीद रखी जा सकती है कि अब तक तो जो किसी किस्म का कोई बयान नहीं आ रहा था, तो एक बयान आया है कि ये इस बात से बात वाज़ेह होती है। और 14 नवंबर की हज मिनिस्ट्री के साथ जो एम्बेसडर साहब की मीटिंग हुई उसमें भी ये बात को बयान की गई थी कि वो सऊदी गवर्नमेंट बाहर से हाजियों को बुलाने के बारे में सोच रहा है और उसकी तो प्लानिंग में है। तो वो अभी प्लानिंग स्टेज में ही एक कंडीशन सामने आई है, लेकिन पूरा डिक्लेरेशन अभी हुआ नहीं है। हुकूमत हिंद तैयार है सब हाजियों को वैक्सीन देने के लिए? हाँ, ज़रूर, इंशाल्लाह। क्योंकि अगर सऊदी गवर्नमेंट ये कहता है कि जो हाजी आ रहे हैं इसको वहाँ वैक्सीनेशन लेना कंपलसरी है, ये उनका प्रोटोकॉल होता, तो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के तहत प्रायोरिटी पे इंडिया में सभी हाजियों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। ऐसी गवाही और ऐसी वादा, ऐसा प्रॉमिस हमको हेल्थ मिनिस्ट्री से मिला है। महाराष्ट्र असेंबली में आज समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आज़मी ने रियासत के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वाज़ेह है कि कल महाराष्ट्र असेंबली से खिताब करते हुए महाराष्ट्र वज़ीर आला बाबरी मस्जिद शहादत का क्रेडिट लेने की कोशिश की थी। इस पर आज अबू आसिम आज़मी ने महाराष्ट्र असेंबली से अपने खिताब के दौरान उद्धव ठाकरे को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अबू आसिम आज़मी ने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करके वज़ीर आला महाराष्ट्र के मुसलमानों के साथ उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। अबू आसिम आज़मी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद करना और वहां मूर्ति रखना एक मुजरिमाना फेल था। ऐसे में ऐवान के अंदर किसी वज़ीर आला के जरिए किसी मुजरिमाना सरगर्मी को कबूल करना अफसोसनाक है। उन्होंने रियासत के मुस्लिम वर्जा के ज़मीर को झंझोड़ते हुए मुतालबा किया कि इस्तीफा दे दे। अबू आसिम आज़मी ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने कहा था कि महाराष्ट्र में CAA और NRC को नाफिज नहीं होने देंगे, लेकिन अब तक असेंबली में इसको लेकर करारदाद मंजूर नहीं की गई। आज हाउस के अंदर राजकीय भाषण होने लगा, कल भी राजकीय भाषण हुआ। मुझे अफसोस अध्यक्ष महोदय, ये सरकार जो है ना, ये सरकार शिवसेना के अकेले की नहीं है। ये सरकार शिवसेना, कांग्रेस और NCP की मिली हुई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बनी हुई सरकार है। और ये यहां पर राजकीय भाषण, अध्यक्ष महोदय हम भूल चुके थे, हम अपने जख्मों को फिर हमको हरा मत करने दीजिए। जब गोगोई जी ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखना क्रिमिनल एक्टिविटी, गोगोई जी ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ध्वस्त करना क्रिमिनल एक्टिविटी, मेरे मुख्यमंत्री ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मेरे मुख्यमंत्री जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत है, वो मुख्यमंत्री यहां पर ये कहें कि मुझे अभिमान है, मुझे गर्व है, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। ये हमारे जख्मों को हरा मत कीजिए। हम ये सरकार में कहीं भी मंदिर मस्जिद नहीं है, कहीं भी हिंदू मुसलमान नहीं है। ये सरकार सेकुलर है, सेकुलर सरकार बनाई गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की चीजें न लाई जाएं। और जो वादा किया गया था कांग्रेस NCP के जमाने में, मैं बहुत ही विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहता हूं, 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन जो हाई कोर्ट ने दे दिया है वो तुरंत मिल जाए और CAA NRC पे हाउस के अंदर एक रेजुलेशन लाया जाए। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे बाबरी मस्जिद की शहादत पर दिए गए अपने बयान पर कायम है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बाबरी मस्जिद पर शिवसेना को फख्र है। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने कभी भी हिंदुत्व को फरामोश नहीं किया है।
जब उनसे पूछा गया कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की मुश्तरका सेक्युलर सरकार में ऐवान में बाबरी मस्जिद की शहादत का तज़किरा करना क्या दुरुस्त था, तो उन्होंने वाज़ेह किया कि दुरुस्त या न दुरुस्त कुछ नहीं, मुझे जो मुनासिब लगा मैंने अपनी बात रखी। उद्धव ठाकरे की ऐवान में सियासी तकरीर पर मुसलमानों में नाराजगी पाई जा रही है। मुस्लिम माशरे में जहेज की बढ़ती लानत और शादियों के नाम पर होने वाली गैर इस्लामी रस्म व रिवाज के खात्मे के लिए मसाजिद कमेटी ने पहल की है। मध्य प्रदेश दारुल क़ज़ा, दारुल इफ्ता और मसाजिद कमेटी की मुश्तरका मीटिंग में जुमे के रोज से इस्लाह मुआशरा को लेकर तहरीक शुरू करने का फैसला किया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। भोपाल मसाजिद कमेटी दारुल क़ज़ा और दारुल इफ्ता की जानिब से एक हफ्ते कबल जहां शादियों में डीजे, बैंड बाजा और आतिशबाजी करने वालों का निकाह नहीं पढ़ाने का ऐलान किया गया था, वहीं इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए उलमाए दीन ने इस्लाह माशरा का फैसला किया है। मसाजिद कमेटी के ज़ेर एहतमाम भोपाल शहर काजी की सदारत में मुनक़िदा मीटिंग में मसाजिद कमेटी के जिम्मेदारान के अलावा दारुल क़ज़ा और दारुल इफ्ता के जिम्मेदारान ने शिरकत की और इस्लामी तरीके से शादी को फरोग देने पर जोर दिया। माशरे से जहेज की लानत का खात्मा और शादी को आसान बनाने पर जोर दिया गया ताकि कोई बच्ची जहेज के लानत से खुदकुशी न करे। भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी इस ताल्लुक से कुछ इस तरह अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। जैसा कि गुज़िश्ता हफ्ते ने हमारे दारुल क़ज़ा से एक बयान जारी किया था कि जहाँ जहाँ भी गैर इस्लामी और गैर शरई काम होंगे वहाँ पर हमारे निकाह ख्वाह पढ़ाने से एहतियात करेंगे। उसी सिलसिले को बढ़ाने के लिए हमारे तमाम उलमा ने मशवरा किया है कि पूरे भोपाल और रियासत भोपाल व तमाम मुसलमानों से अपील की जाए कि इस्लामी तरीक़े से शादी की जाए और जो गैर रसूमात इसके अंदर दाखिल हो गई हैं इनको ख़त्म किया जाए और उम्मत के अंदर ये शूर बेदार किया जाए कि निकाह एक इबादत है तो इबादत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से कबूल होगी। शहर काजी की सदारत में मुनक़िदा मीटिंग में जहां इस्लाह माशरा पर जोर दिया गया, वहीं कल जुमे के रोज न सिर्फ भोपाल की मसाजिद बल्कि दूसरे अजला की मसाजिद में मस्जिद के मेंबर से इस्लाह माशरा, जहेज के लानत के खिलाफ बयान होगा। इसी के साथ मसाजिद कमेटी ने गुजरात, अहमदाबाद में आयशा के सानहे को देखने के बाद इतवार के रोज अपने सभी निकाह खां की तरबियत का भी फैसला किया है। हमारा मानना है कि अगर शादी इस्लामी तरीके पर होने लगेगी और इस्लामी जहन से शादी होगी तो इंशाअल्लाह लड़की की पैदाइश पर कोई गम नहीं मनाएगा, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़की को तो दुनिया की नंबर 1 की चीज़ करार दिया है। हदीस शरीफ है जिसमें आपने फरमाया कि ईमान तक़वे के बाद दुनिया के अंदर सबसे बेहतर अगर चीज़ है तो वो नेक औरत है। लड़की को अगर नेक और साले बना दिया जाता है तो दुनिया के नंबर 1 की चीज़ है। तो आज का हमारा आपको बुलाने का मकसद ये है कि इस माशरे के अंदर जो खराफात, रसूमात और गलत बातें राइज हो गई हैं उनको ख़त्म किए जाए। अहमदाबाद में हुए आयशा के सानहे ने न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे मुल्क के हसास इंसानों को हिला कर रख दिया है। भोपाल के उलमाए दीन ने तसलसल के साथ इस्लाह माशरा को लेकर तहरीक चलाने का फैसला किया है ताकि हिंदुस्तान में आयशा के सानहे जैसा कोई दूसरा मामला सामने न आए और एक खुशगवार माशरे की तश्कील हो सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। हुकूमत हिंद के जरिए नई तालीमी पॉलिसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के जरिए मदारिस में योग्य वेद रामायण की तालीम शुरू करने और उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए UPPCS के इम्तहान से उर्दू और फारसी को खारिज करने पर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साबिक गवर्नर डॉक्टर अजीज कुरैशी ने अपने सख्त बरहमी का इजहार किया है। डॉक्टर अजीज कुरैशी का कहना है कि मुश्तरका तहजीब के मुल्क में हुकूमत जिस तरह से एक तहजीब को मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है वो ठीक नहीं है। हुकूमत को वेद रामायण के साथ कुरान, बाइबल और दूसरे मज़ाहिब की तालीम का भी इंतज़ाम करना चाहिए। डॉक्टर अजीज कुरैशी का कहना है कि उर्दू इसी मुल्क की ज़बान है और इसके साथ योगी हुकूमत का इस तरह का इम्तियाजी सलूक कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साबिक गवर्नर डॉक्टर अजीज कुरैशी से खास बातचीत की। नई एजुकेशन पॉलिसी और उस पॉलिसी में NIS के ज़रिए मदारिस में वेद, गीता और रामायण की तालीम को राइज करने का मामला और उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत के ज़रिए जिस तरह से उर्दू और फारसी को मुकालबा जाती इम्तहान से खारिज किया, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के साबिक गवर्नर मुमताज़ साहब सियासतदान डॉक्टर अजीज कुरैशी साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं अजीज साहब, जब भी फैसला नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ जो है मदारिस में
वेद गीता को रामायण को पढ़ाने की बात की गई है, और फिर उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने जिस तरह से उर्दू और फारसी को ख़त्म किया है उसको कैसे देखें? इंतहाई नीच, गिरा हुआ, गैर अखलाकी और फ़िरक़ावारस्ती काम है ये। और उत्तर प्रदेश वाले इसमें कभी पीछे नहीं रहे। मतलब बदकिस्मती थी, कांग्रेस सरकार जब थी तो हिंदुस्तान में जब उर्दू को सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है, मुझे आज कहने में कोई तमल नहीं है, ये वो कांग्रेस सरकार में जब पंजी प्राइम चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, उस दिन एकदम एक ऐलान जारी हुआ रात को कि कल से उत्तर प्रदेश केवल एक ज़बान का सूबा रहेगा, जबकि माँ कोर्ट की, यूनिवर्सिटी की, अदालत की, दफ्तरों की सब ज़बान उर्दू थी पूरी। वो ऐलान जारी हुआ रात को कि कल से उत्तर प्रदेश एक ज़बान का सूबा रहेगा, यानी हिंदी ज़बान। तो उर्दू का कदलाम तो वहाँ किया गया पहले। मतलब कांग्रेस सरकार को उसकी जिम्मेदारी कबूल करना पड़ेगी। मैं कहता हूँ मुझे कोई डर नहीं कहने में कि, लेकिन उस वक्त तक ग्रेस था कम से कम उर्दू ज़बान पढ़ने के लिए मौक़े तालीम के, तरबियत के कुछ कमी हो सकती, लेकिन मौके थे आज तो योगी सरकार तो ये बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर चुकी है, हिंदी में जैसे कहते हैं कि मुसलमानों की तहजीब, तमद्दुन, ज़बान, कल्चर, रिवायत सबको ख़त्म कर दिया जाए। और वो बेताबी से चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना डाल दें वहाँ पे आके। हिंदू राष्ट्र का एजेंडा जो है, योगी जी सबसे बड़े चैंपियन पूरा करने के लिए उसके आगे। रामायण का पढ़ाना जाना, गीता का पढ़ा जाना, वेद का पढ़ा जाना, मैं पढ़ता हूँ। मतलब मुझसे बात कर ले कोई हिंदू वाला पढ़ा हुआ है आगे, मुझसे आके बात कर ले वेद के ऊपर। मतलब आगे वेद में जो खुदा का कंसेप्ट है, तौहीद वेदत का, ये खुदा का, अगर मैं आप शायद भरा मान जाए मुसलमान, वेद में खुदा की वेदत का जो कंसेप्ट है, उसके जो डिफाइन किया गया है, वो अल्फाज कुरान से ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब आगे मैं कह रहा हूँ इस बात को, मुझे बात करने को आगे, ये खुदा को मानने का जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है, वो अल्फाज वर्ड कुरान से ज़्यादा स्ट्रांग है आगे वो आगे। लेकिन कौन मानता है उसको? डॉक्टर अजीज कुरैशी साहब का कहना है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत का जो फैसला और मरकज़ी हुकूमत का जो फैसला है, दोनों फैसलों पर जो है नज़रसानी करना चाहिए, और ये जो है बदयांती का फैसला है, क्योंकि इससे मुश्तरका तहजीब को जो है ना फ़रोग मिल सकता है, और ना ही सिर्फ उर्दू जो है, क्योंकि इस मुल्क की अपनी ज़बान है, अगर इस मुल्क की ज़बान के साथ ये जो है अख्तियारात नहीं दिए जाते हैं कि उसके साथ से बदयांती होगी। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। 5 लाख की गाड़ी का इंश्योरेंस 6,000 तक का भी है, और 1 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे, अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या?
मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। उर्दू और फारसी जबान को UPPCS से हटाए जाने के हुकूमत के फैसले पर दानिशवरान ने सख्त तशवीश का इजहार किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फारसी और उर्दू जबान के रिसर्च इंस्टीट्यूट मौजूद है। सैकड़ों तलबा इन जबानों में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ PhD की डिग्रियां हासिल करते हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत के इस फैसले पर असातिज़ा समेत तलबा ने भी हैरत का इजहार करते हुए इस फैसले को गलत करार दिया है। उनका कहना है कि इन दिन दोनों ही जबानों में हिंदुस्तान की कई 100 बरसों की तारीख महफूज है। इस तरह इन जबानों को सरकारी इम्तहानात से हटाने किसी तरह भी मुनासिब नहीं है और एक तरह से तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ भी है। फारसी ज़बान का तो 1000 साल से ज़्यादा का और उर्दू ज़बान का भी 400-500 साल का गोया सरमाया मौजूद है, तारीख़ मौजूद है और एक तहज़ीब है बाकायदा। और हम इसमें यगानगत, हमदर्दी, मोहब्बत, इंसान दोस्ती की ही तालीम देते हैं और इन ज़बानों ने मोहब्बत और अखलाक का एक मेयार कायम किया है। तो इन ज़बानों ने क्या गुनाह कर दिया जो इनको इम्तहान के इस सीगे से खारिज किया गया? हम तो हैरान हैं और हमें कुछ कहते नहीं बन रहा है। UPSC में फ़ारसी थी, इसके लिए यहाँ के स्टूडेंट आते थे, तैयारियाँ करते थे, हमारे सब्जेक्ट को फ़रोग मिलता था, जगह जगह इसकी ब्रांचेस खुली हुई थी, यूनिवर्सिटीज़ में फ़ारसी लोग पढ़ते थे। अब अगर इसको हटा दिया गया है तो इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स की कमी आएगी। स्टूडेंट फ़ारसी पढ़ने में परहेज़ करेंगे, जिससे इस सब्जेक्ट को नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। हिंदुस्तान की तारीख़ कई 100 साल की इस ज़बान में लिखी गई है, तो इसलिए इस ज़बान को तो ज़िंदा रहना ही चाहिए। और चूँकि कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन से निकालने के बाद इसकी अहमियत में थोड़ी सी कमी आ गई है। तो चूँकि इसके पढ़ने के लिए लोग ऑप्ट करते थे, एक मकसद ये भी था कि हम सिविल सर्विसेज में या स्टेट की जो एग्ज़ामिनेशंस होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के या PCS के, तो उसमें भी एक तरह से इसको ऑप्ट किया जाता था, तो इस ज़बान के फ़रोग में मदद मिलती थी। लेकिन अब इसकी वजह से स्कूलों में भी इसको ख़त्म कर दिया गया है। मेरा ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से था, लेकिन मैं उर्दू की तरफ मेरा रुझान ज़्यादा था, इसलिए मैं उर्दू की तरफ आया, क्योंकि UPSC भी पहले उर्दू में रहती थी, तो उर्दू में भी हमारे लिए बहुत मौक़े थे। लेकिन ये जो हटा दिया है, ये हम लोगों के लिए रास्ते बंद कर दिए हैं, हम लोगों के लिए बड़ी नाइंसाफ़ी है हमारी। लॉकडाउन और कोरोना के दौरान लोगों को कई तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसी दरमियान उर्दू की आला तालीम हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को तालीम की जदीद तरीन तकनीक से वाकिफ होने का मौका भी मिला। शोबे उर्दू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने लॉकडाउन और उसके बाद बड़े पैमाने पर ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम किया था। शोबे के सदर प्रोफेसर शबनम हमीद का कहना है कि वेबिनार और जूम के जरिए शोबा उर्दू के तलबा के लिए मामूल की क्लासेस चलाई गई, जिसमें तकरीबन तमाम तलबा और तालिबात ने शिरकत की। शबनम हमीद का कहना है कि वेबिनार और ऑनलाइन क्लासेस से तलबा की लियाकत और सलाहियत में पहले से कहीं ज़्यादा बेहतरी आई है। वाज़ेह कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इम्तहानात शुरू होते ही कैंपस में तलबा की सरगर्मियों में इजाफा हो गया है। रेगुलर क्लास होते थे ऑफलाइन, उससे ज़्यादा तादाद में ऑनलाइन क्लास हुए और ये अच्छी बात रही कि टीचर चाहे जहाँ से भी ले रहा था, लेकिन क्लास बहुत रेगुलर हुए, यानी जितने टाइम टेबल में थे वो क्लास 100% होते रहे। तो हमारे उर्दू के बच्चे भी एक तरह से अब सब इससे वाकिफ़ हो चुके हैं और अब उनके लिए कोई अनजानी चीज़ नहीं रह गई कि गूगल है या जूम है या ऑनलाइन वेबिनार भी हमने बहुत सारे किए। जो भी मीटिंग अब हम करते हैं ऑनलाइन ही कर लेते हैं, तो उसमें भी सब शिरकत करते हैं। लेकिन हर चीज़ ज़रूरत जो है वो ईजाद की वहाँ होती है। ऐसा थोड़े दिन ही ऐसा लगा कि सारे बच्चे भी गूगल मीट पे और ये जूम। अमरावती जिले में कोरोना का कहर जारी है। आए दिन कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। लॉकडाउन के 14 दिन गुजर जाने के बाद भी कोरोना मरीजों की तादाद में कोई खासी कमी वाक़ई नहीं हुई है।
शहर तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड खाली न होने से मरीज को अस्पताल में दाखिल कराने के लिए इस अस्पताल से उस अस्पताल में दौड़ भाग करनी पड़ रही है। हालांकि इंतजामिया की जानिब से बेड की जरूरियात को पूरा करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन आए दिन औसतन 600 मरीज पाए जा रहे हैं। मरीजों की बढ़ती तादाद इंतजामिया के लिए दर्द-ए-सर बनी हुई है। जिले में कोरोना मरीजों की कुल तादाद 31,000 से तजावुज कर गई है और 5,000 से जायद एक्टिव केसेस है। ऐसे में शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल हाउसफुल हो चुके हैं। हालांकि इंतजामिया की जानिब से आए दिन मरीजों के लिए बेड की तादाद बढ़ाई जा रही है, लेकिन वो भी नाकाफ़ी नज़र आ रही है। यही वजह है कि बारहा इंतजामिया की जानिब से अपील की जा रही है कि अवाम इंतजामिया की जानिब से बताए गए एहतियाती तदाबीर पर अमल करे ताकि कोरोना को मात दी जा सके। कैमरा पर्सन साकिब के साथ मैं कमर काजी, न्यूज़ 18 अमरावती। बंगाल असेंबली इलेक्शन में आईएसएफ की तश्कील को सियासी इनकलाब बताते हुए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने भी बंगाल असेंबली इलेक्शन में उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। आज वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया कि पार्टी रियासत के 150 असेंबली सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। ताहम पार्टी ने दीगर सेक्युलर जमातों के साथ बातचीत का भी फैसला किया है। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अर्जुन सिंह की 10वीं बरसी के मौके पर भोपाल में बदर जिया सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम का इनकाद किया गया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साबिक गवर्नर डॉक्टर अजीज कुरैशी की सदारत में कोरोना की वजह से मुनक्किदा मुख्तसर तकरीब में अर्जुन सिंह की फिक्र और अक़लियतों के लिए किए गए उनके काम पर तफसील से रोशनी डाली गई। भोपाल में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का क़याम और अक़लियती इदारों का क़याम भी अर्जुन सिंह के अहद में ही अमल में आया था। सांप्रदायिक शक्तियों का, फ़िरक़ापरस्त ताकतों का जो जोर पड़ रहा है, इस मुल्क की सारी हमारी परंपराएं, मान्यताएं, हमारे विश्वास, यकीन सब ख़त्म कर दिया है। मतलब ऐसा लगता है ना इस मुल्क में नेहरू की फिलासफी बाकी रहने वाली है, न महात्मा गांधी की। मतलब ये और कोई मुट्ठी भर लोग जो हैं जो पूंजीपतियों के हाथ में खेल रहे हैं, 2-4 लोगों को उन्होंने पूरा मुल्क उनके हाथ में दे दिया है। उस पूंजीवाद से लड़ने के लिए, उस सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने के लिए, उस तमाम ताकतों को जो मानव के बीच, इंसान के बीच दीवारें उठा रही हैं, बांट रही हैं दिलों को, रिश्तों को, उनके खिलाफ। जनूबी मुंबई में उर्दूदा तबके के लिए बीएमसी ने उर्दू भवन को मंजूरी दे दी है और इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए का इब्तदाई बजट भी मुख्तस करने का फैसला किया है। इस बजट में इमारत की तज़ीनकारी, इलाके का तयन और दीगर कामों के बजट के तयन के बाद इजाफा होगा और उर्दू भवन के लिए जितनी रकम सरफ होगी उसकी अदायगी बीएमसी करेगी। इब्तदाई मरहले में उर्दू भवन के लिए 1.5 करोड़ रुपए का फंड मुख्तस किया गया है। बायकल्ला इलाके में शिवसेना की जानिब से जो है वो एक उर्दू भवन को बनाने का प्रस्ताव पेश हुआ है और इसको जो है वो हरी झंडी दिखा दी गई है। हमारे साथ स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बीएमसी जादव साहब यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं कि किस तरह से काम होगा आपका उर्दू भवन का, क्योंकि इससे पहले भी आपने कहा था कि उर्दू भवन बायकल्ला में बहुत बड़ा बनने वाला है, आप उसके लिए आगे जाएंगे, तो कहाँ तक बात आगे बढ़ पाई है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शिवसेना जिस तरह से काम कर रही है, पहले भी और आज भी, हमारे महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे उद्धव जी ठाकरे साहब, हमारे शिवसेना के नेता युवा सेना प्रमुख आदित्य जी ठाकरे साहब, ये तो काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा हमारे बाला साहब ठाकरे साहब ने भी हमको यही सिखाया था कि काम करते वक्त किसी भी मज़हब को देखना नहीं है, हमको बस इंसानियत देखनी, इंसानियत को देख के ही काम करना है। और इस तरह से हम लोग काम करते आए और 80% यानी समाज नीति और 20% राजनीति, ये देखकर ही आपको ये करना है। हम लोग इसी तरह से काम कर रहे हैं और इसी को नज़र में रखते हुए आपको मालूम होगा कि हमने शिवसेना ने वारकरी भवन बनाया, डब्बे वाला भवन भी बन गया है, अभी सुझाव दिया उसको मंजूरी ने सैंक्शन मिला है। बहुत सारे सांस्कृतिक भवन भी हमने बनाए, पर इस विभाग में जब वहाँ की हमारी बायकला की नगर से अपना आमदार जो हैं यामिनी जाधव ने 2020 में मुझे और माननीय हमारे महापौर, हमारे सभागृह नेता विशाखा राउत और स्टैंडिंग कमेटी के नाते मुझे भी उन्होंने एक पत्र दिया था जिसमें उन्होंने मांग की थी
कि बाईकला हलके में हमारे उर्दू जानने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनको आज ज़रूरत है वहाँ पर, और मेरी ये कॉन्स्टिट्यूंसी है। नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।